अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 8 स्याहपोश खूनी। मुसन्निफ है ए हमीद। सुनते हैं किस्त नंबर 4। लेकिन गाड़ी अंधेरे में इसकी पहुंच से दूर निकल गई थी। इमरान रात के सन्नाटे में खुली सड़क पर गाड़ी को बेतहाशा भगाए ले जा रहा था। इसने गाड़ी की रोशनियां ऑन कर दी। जब गाड़ी काफी आगे निकल आई तो इमरान ने ठंडा सांस भरा और कहा, रेहान, खुदा का शुक्र है कि हम खतरे से निकल आए। रेहान ने पूछा, लेकिन हम आगे किस तरफ जा रहे हैं? इमरान ने कहा, हम ग्वालियर के शहर से निकल आए हैं। आगे आगरा का शहर है, इसके बाद दिल्ली शहर है। आगरा यहाँ से काफी दूर है, लेकिन हमें जब तक गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाता इसके साथ ही चलना होगा। गाड़ी में पेट्रोल कितना है? रेहान ने पूछा। इमरान ने डैशबोर्ड की तरफ देखा और बोला, अभी काफी पेट्रोल है टैंकी में। हो सकता है आगरा तक की गाड़ी हमें ले जाए। गाड़ी हिंदुस्तान की बनी है मगर नई है। इस वक्त चूंकि सड़क खाली थी और रात का वक्त था, इसलिए इमरान गाड़ी को 70-80 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा रहा था। रात गुजरती जा रही थी। रात के 2 बज गए थे। इमरान की कलाई पर हिंदू डॉक्टर चंद्राम की घड़ी बंदी थी। जब घड़ी ने रात के 3 बजाए तो दूर से किसी शहर की रोशनियां नजर आईं। इमरान बोला, यकीनन ये आगरा शहर की रोशनियां हैं। रेहान ने रोशनियों की तरफ देखकर कहा, कोई बड़ा शहर लगता है। कारखानों की चिमनियां भी रोशन दिखाई देती हैं। इमरान बोला, हाँ, ये आगरा ही हो सकता है, मगर रेहान की बताओ कि इन लोगों ने तुम्हें कमरे से अगवा कैसे किया? रेहान कहने लगा, मुझे कुछ पता नहीं इमरान, मैं तो अपने बेडरूम में सो रहा था। तुमको खुदा हाफिज और शब बखैर कहकर मैं अपने कमरे में आकर सो गया। बस रात के वक्त मेरी आंख खुली तो अचानक किसी ने मेरी गर्दन को दबोच लिया। फिर किसी दूसरे आदमी ने मेरे मुंह पर गीला रुमाल डाल दिया। इसमें क्लोरोफॉर्म था। मैं फौरन बेहोश हो गया। इसके बाद होश आया तो मैं एक तंगोतारी कमरे में स्ट्रेचर पर बंधा पड़ा था। 2 स्याहपोश आदमी मेरे दाएं बाएं खड़े थे। यकीनन ये वही स्याहपोश थे जिनमें से एक को तो तुमने हलाक कर दिया और दूसरा जंगल में फायर करता रह गया। मैंने देखा कि मुझे ग्लूकोज लगा था। इनमें से एक स्याहपोश ने मुझे साफ साफ बता दिया कि मेरा दिल जिंदा हालत में मेरे सीने से निकाल कर एक दूसरे आदमी के सीने में लगाया जाएगा। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। मजबूर था, बंधा पड़ा था। कमरे में 2 आदमी दाखिल हुए जिन्होंने राइफलें उठा रखी थी। ये भी स्याहपोश थे। इनके चेहरे काले नकाबों के पीछे छुपे थे। मुझे एक बार फिर क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया गया। इसके बाद जब आंख खुली तो मैं एक दूसरे कमरे में था जो पहले कमरे से सारा खुला था। यहाँ मुझे खोल दिया गया। मुझे खाने को बड़ी आला ग़िज़ा दी जाने लगी ताकि मेरा दिल सेहतमंद रहे, मगर मेरे पैरों में लोहे की जंजीर डाल दी गई। इसके बाद एक रात मुझे स्ट्रेचर पर बांधकर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, जहाँ तुम डॉक्टर चंद्राम के भेस में पहले से मौजूद थे। मैं तो अपनी जिंदगी की तरफ से मायूस हो चुका था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे सामने जो 2 डॉक्टर चेहरे पे सफेद कपड़ा लपेटे खड़े हैं, इनमें से मेरा साथी और दोस्त इमरान है। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तुम्हें मालूम है। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ किस तरह पहुंचे? मिशकाली कहाँ है? वो खैरियत से है ना? इमरान ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है, मगर इस सारी कहानी में एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि जिस लड़की का ढांचा नीचे तहखाने के संदूक में बंद था और जिसने मिशकारी से अपनी नीली अंगूठी वापस ली थी, वो कौन थी? क्या वो सचमुच की जिंदा लड़की थी या कोई बदरू थी? फिर इमरान ने रेहान को सारे वाकयात बताए जो मुंबई में बंगले पर इनके साथ रेहान के गायब होने के बाद पेश आए। इमरान कहने लगा, तुम्हारा बिस्तर मैंने खाली देखा तो मैं चकरा गया। तुम्हें तलाश करने के लिए बाहर गया, तुम न मिले। वापस आके तुम्हारे कमरे में देखा। फिर तुम्हारे बिस्तर को खाली देखा तो वहाँ एक इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था। इसके बाद कैसे तहखाने में इंसानी चीखों की आवाजें आई और फिर किस तरह से मैं दुर्गा नाम की बदरू या ज़िता लड़की की आवाज़ वहाँ आई। इसने अपना नीला छल्ला मिशकाली से वापस लिया। फिर रेहान के बारे में बताया। ये सारी बातें जब रेहान ने सुनी तो वो बोला, ये बड़े ही अजीबोगरीब वाक़यात हैं इमरान। मुझे तो लगता है ये कोई बड़ा ही खतरनाक गिरोह है जो इंसानी जिंदगियों की तिजारत करता है। मेरा मतलब है ये गिरोह नौजवान लड़कियों को आसिबी तरीके से अगवा कर अमीर बूढ़ों के पास फरोख्त करता है ताकि वो अपने बीमार दिल की जगह इन सेहतमंद नौजवानों के दिल निकाल कर अपने सीने में पेवस करवाएं। बाकी संदूक के ढांचे और चीखों और दुर्गा लड़की का नमूदार होना, ये सब कुछ इन स्याहपोशों के अपने खिलौने कारोबार पर आसिफ का पर्दा डालने के अलावा कुछ भी नहीं। इमरान बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इसकी पूरी तफ्तीश अब बम्बई वाले बंगले पर जाकर होगी। रेहान कहने लगा, मुझे तो अपने बंगले की मालिक लड़की कांता भी इस गिरोह के मेंबर लगती है, वरना इसकी मर्जी के बगैर ये घिनौना और मकरू कारोबार इस बंगले पर कभी न होता। इमरान ने कहा, ये एक नई तफ्तीश भी हमें ही करनी होगी। बहरहाल हमारा असल मकसद तो भारतीय तखरीबकारों को पाकिस्तान पहुंचने से पहले इनके मुल्क में नेस्तो नाबूद करना है, और खुदा का शुक्र है अभी तक हम इस मकसद में कामयाब हैं। हम तखरीबकारों की 2 टोलियां तबाह कर चुके हैं। रेहान ने कहा, एक बार हमने तखरीबकारों की कार का एक्सीडेंट करके इन्हें मौत की नींद सुलाया। दूसरी बार मिशकाली ने इनका जहाज क्रैश करवा के इन्हें तबाह किया। खतरा सिर्फ यह है कि भारतीय जासूस और तखरीबकारों के सरगना जेडी को मुझ पर शक न हो। कहीं अभी तक वो मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर से भेजा गया हिंदू इंटेलिजेंस अफसर ही ना समझ रहा हो। इमरान बोला, जब तक इसे शक नहीं पड़ता तुम अपना काम एहतियात से करो, जब इसे शक होगा तो देख लेंगे। इसी तरह बातें करते करते इनकी गाड़ी शहर में दाखिल हुई। यह आगरा शहर था। रात के 3:15 बजे का वक्त था और शहर सुनसान था। स्याहपोश खूनी
इमरान ने कहा, हमें इस शहर से निकल जाना होगा। रेहान डैशबोर्ड की तरफ देखता रहा, कहने लगा, पेट्रोल खत्म हो रहा है, मेरा ख्याल है हम किसी पेट्रोल पंप से टंकी फुल करा लेते हैं। इमरान गाड़ी को बड़ी सड़क पर ले जा रहा था। शहर की इमारतें पीछे थी। एक जगह पेट्रोल पंप नजर आया। उन्होंने गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरवाया और आगे रवाना हुए। इमरान कहने लगा, सियापोश को जंगल में अपने साथी की लाश जरूर मिल गई होगी। वो अपने दूसरे आदमियों के साथ हमारी तलाश में हर हालत में निकल पड़ा होगा। रेहान ने कहा, इन सियापोशों को यकीनन ये मालूम है कि हम मुंबई के समंदर किनारे वाले बंगले में रहते हैं। आखिर इन लोगों ने मुझे इसी जगह से अगवा किया था। मेरा ख्याल है ये लोग मुंबई जाकर हमारा वहाँ बंगले के आसपास इंतजार करेंगे। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कम से कम इनका इरादा तो यही होगा। आखिर हमने इनके एक साथी को मौत के घाट उतार दिया। इमरान हंसकर बोला, रेहान तुम फिक्र क्यों करते हो? हम जान की बाजी लगाकर अपने मुल्क की सलामती के लिए दुश्मन के घर में आकर खतरात का मुकाबला कर रहे हैं। तुम्हारा कोई बाल तक टीका नहीं कर सकता। फिर बंगले में मिशकाली इनसे दो हाथ करने के लिए तैयार बैठी होगी। रेहान ने कहा, हमें इस घिनौने और मकरूह गिरोह का खात्मा कर देना चाहिए ताकि हम इत्मीनान से अपने मिशन के लिए काम करें। इमरान बोला, ऐसा ही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि दिल्ली पहुंचकर हम पहली फ्लाइट से मुंबई रवाना हो जाएं। मिशकाली तुम्हारी गुमशुदगी से बहुत परेशान है। इस तरह बातें करते ये लोग खुली सड़क का सफर करते रहे। दिल्ली अभी दूर था। रास्ते में दिन निकल आया। अब उनकी गाड़ी शहर की कुशादा और ट्रैफिक से भरी सड़कों पर आई तो दिन के 10 बज रहे थे। उन्होंने एक होटल में मुंह हाथ धो के नाश्ता किया। इस होटल से इमरान ने एयर इंडिया के ऑफिस का एड्रेस लिया। फोन करके पूछा कि मुंबई को जहाज कब रवाना होगा। इसे बताया गया अगली फ्लाइट 1:15 पर दिल्ली से रवाना होगी। इमरान ने रेहान को साथ लिया और एयर इंडिया के दफ्तर आया। रेहान को इसने गाड़ी में ही बिठाया। खुद ऑफिस आकर दिल्ली से मुंबई तक के जहाज की 2 सीटें बुक करवाईं। टिकट जेब में डालकर रेहान के पास गया और गाड़ी स्टार्ट करके बोला, 1:15 बजे की फ्लाइट से हम मुंबई जा रहे हैं। रेहान खुश हो गया। ये बड़ी अच्छी बात हुई। मेरा ख्याल है कि हमें इस गाड़ी से पीछे छुड़ाना चाहिए। इमरान गाड़ी को एक बहुत बड़ी ग्राउंड के किनारे ले आया। दरख्तों के नीचे गाड़ी खड़ी करके इसने गाड़ी की तलाशी ली। इसे गाड़ी से कुछ न मिला। कोई ऐसा कागज या शय न मिली जिस पर गिरोह का सुराग लगाया जा सकता। रेहान बोला, इसी जगह छोड़ दो इमरान। इमरान ने जेब से रुमाल निकालकर अपनी जासूसों वाली आदत के मुताबिक स्टीयरिंग और दरवाजे से अपने और रेहान की उंगलियों के निशान रगड़ कर मिटाए। रेहान को साथ लेकर ग्राउंड के किनारे आया। यहाँ से वो चौक क्रॉस करके दूसरी सड़क पर निकल आए। एक बार फिर टैक्सी ली और नई दिल्ली में एक होटल में आके बैठ गए। इस होटल में बैठे बैठे उन्होंने खाना खाया। जब दिन के 12:30 बजे तो टैक्सी करवा कर एयरपोर्ट रवाना हुए। 12:45 बजे वो एयरपोर्ट के लाउंज में बैठे हुए थे। जहाज की परवाज तैयार थी। इमरान और रेहान पूरी तरह चौकस थे। फिर वो जहाज में सवार हुए। जहाज मुंबई की तरफ परवाज कर गया। मुंबई शहर इनके लिए बहुत खतरनाक था। यहाँ पुलिस खासतौर पर इमरान की तलाश में थी, क्योंकि इमरान एक बार गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। इसके हाथों कई पुलिस अफसर हलाक हुए थे। मुंबई के हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रेहान और इमरान अलग अलग होकर मुसाफिरों में घुल मिल गए। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अलग अलग टैक्सी में समंदर किनारे वाले बंगले पहुंचेंगे। इमरान ने अपने सर पर इस तरह रुमाल बांध लिया जैसे इसका सर दर्द करता हो। ये हुलिया इसने अपने चेहरे को छुपाने के लिए बनाया था कि खुफिया वाले इसे आसानी से न पहचाने। रेहान एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही दूसरी तरफ चल पड़ा। इमरान ने निकलते ही एक टैक्सी पकड़ी और अपने बंगले की तरफ रवाना हो गया। रेहान ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर वो भी टैक्सी में बैठकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सबसे पहले इमरान समंदर किनारे वाले बंगले पर पहुंचा। टैक्सी इसने आदत के मुताबिक बहुत पीछे छोड़ दी। समंदर किनारे वाला बंगला खामोश था, मगर मिशकाली वहाँ मौजूद थी। इसे गैलरी में से इमरान को बंगले में आते देख लिया था। चूंकि इमरान अकेला था, रेहान इसके साथ न था, इसलिए मिशकाली को रेहान की जिंदगी के बारे में तशवीश लाहक हो गई। खुदा न करे कहीं रेहान को कुछ हो तो न गया था। वो दूसरी मंजिल से उतरकर बंगले के बरामदे में आई। सामने से इमरान चला आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इमरान ने दूर से ही हाथ ऊपर करके हिला दिया। मिशकाली ने करीब आते ही रेहान के बारे में पूछा। इमरान बोला, रेहान जिंदा है, अभी आ रहा है। मिशकाली की जान में जान आई। दोनों बंगले की दूसरी मंजिल वाले कमरे में आकर बैठ गए। यहाँ इमरान ने रेहान के साथ पेश आने वाले तमाम वाकयात रेहान के आने से पहले मिशकाली को सुना दिए। मिशकाली तो हैरत ज़दा सी रह गई और कहने लगी, इमरान, अगर तुमने हिम्मत और दिलेरी से काम न लिया होता और इन वक्त पर डॉक्टर के कमरे में ना पहुंचते तो रेहान का बचना नामुमकिन था। इतने में रेहान भी आ गया। मिशकाली ने उठकर इसे अपने गले लगाया। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपने भाई की सूरत देखी। रेहान मुस्कुराकर बोला, तुमने तो मुझे मार ही दिया था। मिशकाली ने कहा, तुम्हें क्या खबर कि तुम्हारे गायब होने के बाद हमें कस्म के भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकयात से गुजरना पड़ा। रेहान सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे इमरान ने सब बताया है। बहरहाल हमें सोचना है कि ये घिनौना कारोबार करने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि वो मेरी तलाश में यहाँ आज रात तक पहुंच जाएंगे। इमरान ने कहा, हो सकता है वो किसी फ्लाइट पर ग्वालियर से मुंबई पहुंच गए हों। मिशकाली ने उठकर गैलरी से नीचे देखा, फिर दूर सड़क पर निगाह दौड़ाई। कमरे में आकर बोली, सड़क खाली पड़ी है, अभी वो लोग उधर नहीं आए। रेहान ने कहा, वो दिन के वक्त नहीं आएंगे बल्कि रात के वक्त आएंगे, मुझे हलाक करने या दोबारा अगवा करने की कोशिश करेंगे। मिशकाली ने कहा, तुम क्यों घबराते हो, मैं इनसे निपट लूंगी। मैं अब उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो फिर कभी यहाँ आने का नाम नहीं लेंगे। इमरान ने कुछ सोचकर कहा, मिशकाली, हम रास्ते में भी यही बातें कर रहे थे। मेरा ख्याल है इस बंगले की मालिक औरत का अंता इस खौफनाक गिरोह से गहरा ताल्लुक रखती है, वरना ये कैसे हो सकता है इस बंगले के तहखाने में इंसानी ढांचे पड़े हों और इसे पता न हो। रेहान ने कहा, तो फिर चीखों की आवाजें और दुर्गा नामी लड़की की बदरू का आकर मिशकाली से नीला चल्ला वापस मांगना और इमरान को यह बताना कि रेहान फला जगह पर है, ये सब कुछ क्या है। मुझे तो लगता है कि ये लड़की दुर्गा जिसने अपना नीला चल्ला वापस लिया था वो इस गिरोह से नहीं
ورنہ وہ عمران کو میرا پتہ کیوں بتاتی؟ مشکالی बोली, हो सकता है वो वाकई इस लड़की की रूह हो जिसको इस गिरोह के आदमियों ने दिल सीने से निकालने के बाद दफना दिया हो और इसकी रूह रेहान की मदद करना चाहती हो। इमरान कहने लगा, इसका मतलब तो यही है कि इस गिरोह के आदमी नौजवान लड़कियों के सेहतमंद दिल, बुढ़े और मरीज करोड़पति लोगों के आगे फरोख करके इनकी कटी पटी लाशों को जमीन में दफन कर देते हैं। जब लाश गल सड़ जाती है तो फिर इनके ढांचे निकाल कर हमारे तहखाने वाले संदूकों में बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि मरने वाले की लाश बरामद न हो। रेहान ने कहा, लेकिन इमरान, जो तहखाने से बदरूहों की चीखें सुनाई दे रही थी वो क्या चक्कर है? इमरान ने इसका जवाब देते कहा, ये बड़ी आसान बात है। तहखाने में रेडियो टेप रिकॉर्डर लगाकर बदरूहों की चीखों की आवाज़ें पैदा की जा सकती हैं। अभी नीचे चल के पता करते हैं। मुझे यकीन है दीवार में कहीं न कहीं खुफिया स्पीकर मौजूद होंगे। मिशकाली कहने लगी, तुम नीचे जाके जासूसी करो, मैं यहाँ गैलरी में रहूंगी क्योंकि हो सकता है सियापोश गिरोह का कोई आदमी रेहान की तलाश में इस तरफ आए। मिशकाली ऊपर गैलरी में रही। इमरान और रेहान नीचे गैराज वाले तहखाने में आ गए। तीनों संदूकों में इंसानी लाशों के ढांचे इसी तरह बंद थे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में खुफिया स्पीकर, खुफिया टेप रिकॉर्डर की तलाश शुरू की। वो दीवार को जगह जगह टटोलते। आखिर इन्हें एक जगह ईंट की जगह दीवार में खिड़की का छोटा सा तख्ता जुड़ा नजर आया। इसे अपनी जगह से हटाया तो इसके पीछे छोटा सा स्पीकर लगा था। इमरान बोला, इस किस्म के दूसरे स्पीकर भी यहाँ लगे हुए होंगे। अब हमें टेप रिकॉर्डर ढूंढना है। थोड़ी तलाश के बाद उन्हें फर्श के अंदर फिट किया हुआ टेप रिकॉर्डर मिल गया। इस पर टेप चढ़ी थी। इमरान ने तहखाने का दरवाजा बंद करके टेप चलाया तो कमरे में बदरूहों की चीखें गूंज उठी। इन चीखों की आवाज़ सीढ़ियों, गैराज और ऊपर के बरामदे वाली गैलरी में बुलंद होती। मिशकाली ने चीखों की आवाज़ सुनी तो घबरा कर नीचे तहखाने में आई। इसने चिल्लाकर कहा, ये डरावनी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं? इमरान ने बटन बंद कर दिया। चीखों की आवाज़ें रुक गई। रेहान ने मिशकाली की तरफ देखकर कहा, इसका मतलब है ऊपर गैलरी में भी स्पीकर हैं। जब ही तो तुम भागकर नीचे आई। मिशकाली कहने लगी, मैं तो चीखों की आवाज़ सुनकर परेशान हो गई, फौरन तुम्हारी खैरियत मालूम करने चली आई। तब इमरान ने मिशकाली को वो टेप दिखाई जिस पर रिकॉर्ड चलाकर सियापोश मस्नूई बदरूहों की चीखों की आवाज़ पैदा करते। रेहान ने कहा, इन तमाम चीज़ों को इसी जगह लगा रहती तो ताकि सियापोशों को शक न हो कि हम पर उनका राज फाश हो गया है। बहरहाल वो यहाँ जरूर आएंगे। हमें इनको पकड़ने और इनके अंजाम तक पहुँचाने की तैयारी करनी है। मिशकाली ने कहा, ये मेरे लिए कम से कम मुश्किल नहीं। अगर वो यहाँ आ गए तो मुझे सिर्फ इशारा कर देना, तुम्हारा इशारा काफ़ी है। इमरान ने टेप रिकॉर्ड और स्पीकर को अपनी जगह वापस लगा दिया और वो गैराज के तहखाने को बंद करके दरवाजे पर ताला डाल के ऊपर वाले कमरे में आकर बैठ गए। मिशकाली को उन्होंने हिदायत कर दी कि वो गैलरी में बैठी रहे ताकि अगर किसी आदमी या औरत को इस तरफ आता देखे तो फौरन उन्हें इत्तला कर दे। अब इमरान और रेहान ने खाना तैयार करके खाया और आराम करने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। इमरान और रेहान दोनों रात भर के जागे हुए थे। अब जब सोए तो ऐसी गहरी नींद सोए कि सुबह जब उनकी आंख खुली तो रात के 8 बज रहे थे। मिशकाली ने भी उन्हें जी भर के सोने दिया, बिल्कुल न जगाया, मगर वो बंगले के आसपास चल फिरकर बाकायदा पहरा देती रही। इमरान ने उठते ही रेहान की तरफ देखा। कमरे की बत्ती मिशकाली ने रोशन कर दी थी। इमरान ने कहा, रेहान, ये तो रात हो गई, हम बहुत देर सोए रहे। रेहान ने आंखें मलते हुए कहा, नींद पूरी हो गई, मगर पता कर लेना चाहिए कि हम अपने बंगले पर हैं या कहीं और। कोई हमें अगवा करके तो नहीं ले गया? इमरान मुस्कुराया, नहीं यार, अभी तो हम अपने बंगले पर हैं। खुदा करे मिशकाली बाहर हो, कहीं इसे कोई अगवा करके ना ले गया हो। वो दोनों कमरे से बाहर निकले तो गैलरी के बरामदे में मिशकाली टहल रही थी। इन दोनों को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों ने नींद पूरी कर ली, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं जगाया। इमरान ने पूछा, कोई मुझ सुबह आदमी तो नजर नहीं आया? बिल्कुल नहीं, मिशकाली ने जवाब दिया। रेहान बोला, मुझे तो सख्त भूख लगी है। भूख इमरान को भी लग रही थी। दोनों ने किचन में जाकर पेट भर कर मुर्ग और नान उड़ाए। फिर मिशकाली इनके लिए चाय बना लाई। उन्होंने सिवाय इस कमरे के जहाँ वो बैठे थे सारे बंगले की रोशनी गुल कर दी थी। इस कमरे में भी टेबल लैंप चला रखा था जिस पर काला शेड लगा था और इसकी रोशनी सिर्फ इसी जगह थी जहाँ टेबल लैंप पड़ा था। खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे गिरा दिए थे, ये इसलिए कि अगर दूर से कोई देखे तो इसे एहसास हो कि लोग गहरी नींद सो रहे हैं। वो चाय पीते हुए बातें करने लगी। इमरान ने रेहान से कहा, मैं चाहता हूँ कि कल सुबह ही तुम हिंदुआना लिबास पहनकर भारतीय जासूस जेडी के अड्डे पर जाओ और मालूम करो कि तकरीबकारों का जहाज क्रैश होने के बाद वो क्या सोच रहा है और अब किस रोज नए तकरीबकारों को पाकिस्तान भेजने का प्रोग्राम है। रेहान ने जवाब दिया कि वो इसके पास जाने को बेताब है, मालूम नहीं कहीं इस दौरान जेडी ने तकरीबकारों की नई खेप पाकिस्तान न भेज दी हो। मिशकाली कहने लगी, इतनी जल्दी नई टोली तैयार करके नहीं भेजी जा सकती, आखिर इन्हें ट्रेनिंग भी तो देनी होती है। एक ही हफ्ते में इन लोगों के 10-11 तजर्बेकार तकरीबकार हलाक हो गए। मेरा ख्याल है मुंबई से तो नए तकरीबकार अभी नहीं जा सकते। ये लोग दिल्ली या बेंगलोर से नए आदमी पाकिस्तान न भेजते। इमरान बोला, रेहान इसका भी पता लगाएगा। बहरहाल कल जेडी के खुफिया अड्डे पर तुम्हारा पहुंचना बहुत जरूरी है। रात 12 बजे तक तीनों बैठे बातें करते रहे। इसके बाद इमरान और रेहान अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। मिशकाली जाकर वहाँ पहरा दे रही थी, इसे सोने की जरूरत न थी। वो कुछ देर तक तो बरामदे में टहलती रही, फिर गैलरी में आकर कुर्सी पर बैठ गई और समंदर की तरफ देखने लगी। यूं रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज तुलू हुआ तो इमरान और मिशकाली बंगले पर रहे। रेहान कदर के कपड़े पहनकर सर पर कांग्रेसी टोपी रखकर भारतीय जासूस के खुफिया अड्डे की तरफ रवाना हुआ। जेडी खुफिया अड्डे वाली पुरानी कोठी में नहीं था। इसका असिस्टेंट शंकर वहाँ मौजूद था। इसने रेहान को देखा तो जल्दी से उठकर इसे नमस्ते किया और बोला, महाराज आप कहाँ थे? यहाँ तो बड़ा हादसा हो गया, आपको तो मालूम ही होगा। रेहान समझ गया कि शंकर किस हादसे की बात कर रहा है। सर
को अफसोस से हिलाकर रेहान सोफे पर बैठ गया। हिंदू कांग्रेसियों वाली टोपी उतार कर घुटने पर रखी और आह भरकर कहा, बड़ा अफसोसनाक हादसा हुआ। मैं दिल्ली हेडक्वार्टर गया हुआ था। हमारा सारा इंटेलिजेंस का महकमा इस हादसे से गमगीन है। हमने तहकीकात शुरू करा दी है, मगर अभी तक मालूम न हो सका है कि जहाज कैसे क्रैश हुआ। इसे जमीन से मिसाइल मार कर गिराया गया या जहाज के अंदर किसी पाकिस्तानी जासूस ने बम रखा। इतने में भारतीय जासूसों का सरदार जेडी आ गया। इसने रेहान को देखा तो हाथ जोड़कर नमस्ते किए और बोला, महाराज ये सब कुछ कैसे हो गया? बड़े कीमती आदमियों की जानें चली गई। रेहान ने भी सख्त अफसोस भरे लहजे में कहा, जेडी हेडक्वार्टर को सख्त धचका लगा है। एक हफ्ते में हमारे 10-11 तजुर्बेकार कीमती आदमी हलाक हो गए। मैं दिल्ली में ही था जब ये क्रैश हुआ। हमारा ख्याल है कि जहाज को नीचे से मिसाइल मारकर गिराया गया है और ये भी पहले वाले कार एक्सीडेंट की तरह पाकिस्तानी जासूसों की तख्रीबकारी है। मगर खैर कोई बात नहीं, हम इसका बदला पाकिस्तान से जरूर लेंगे और हमारे आदमी पाकिस्तान के 6 जहाज गिराएंगे। जेडी ने रेहान से पूछा, सर अब आगे क्या प्रोग्राम है? रेहान समझ गया कि जेडी के पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं, वो दिल्ली हेडक्वार्टर के प्रोग्राम की तरफ देख रहा है। इसने सर खुजाकर कहा, हेडक्वार्टर ने एक लंबा प्रोग्राम बताया है, वो तुम्हें बाद में बता दिया जाएगा, लेकिन तुम बताओ कि बेंगलोर में हमारे जो आदमी थे इनकी ट्रेनिंग का क्या हुआ? क्या अभी इनका कोर्स खत्म नहीं हुआ? रेहान ने जेडी ही की ज़बानी सुन रखा था कि बेंगलोर में कुछ हिंदू मरहट्टे तकरीबकारों को पाकिस्तान में जाके धमाके करने की तरबियत दी जा रही है। जेडी ने कहा, यस सर, इनकी ट्रेनिंग बस 1-2 रोज में खत्म होने वाली है। इनके बारे में तो आपको भी मालूम होगा कि दिल्ली इंटेलिजेंस ने इन्हें थरपारकर के रास्ते सिंध में तकरीबकारी के लिए दाखिले की इजाजत दी है। रेहान ने यूं ही सर हिलाया और बोला, हाँ वो तो मुझे तुमसे ज्यादा मालूम है, मगर मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुमने इनकी रवानगी का क्या इंतजाम किया? मैं चाहता हूँ हमारे आदमियों की रवानगी के बारे में पाकिस्तानी जासूसों को कोई खबर न हो। जेडी ने कहा, सर इस बार भगवान की दया से हमने अपने तकरीबकारों को सिंध के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल करने का ऐसा इंतजाम किया है कि किसी को पता न चलेगा और हमारे आदमी थरपारकर के रास्ते सिंध में दाखिल हो जाएंगे। रेहान ने बड़े रौब और एतमाद से कहा, दिल्ली हेडक्वार्टर इस बारे में पूरी तसल्ली करना चाहता है। चीफ डायरेक्टर ने मुझे खास तौर पर हिदायत देकर भेजा है कि मालूम करूं कि अपने आदमियों को किस तरकीब से सिंध भेजा जा रहा है। जेडी को तो अभी तक यकीन था कि रेहान अपना जासूस है और दिल्ली हेडक्वार्टर ऑफिस ने इसे खास तौर पर पाकिस्तान दुश्मन तकरीबकारी के मिशन की निगरानी के लिए भेजा है। चुनाचे बस से कोई बात कैसे छुपा सकता था। इसने कहा, सर इस बार पाकिस्तान से ज़ायरीन का एक वक्त मुंबई से सिंध के एक मंदिर के दर्शन के लिए जा रहा है। हम अपने आदमियों को इस वक्त के साथ भेजेंगे। रेहान ने कहा, क्या वापसी पर बॉर्डर पर इनके बारे में पूछगछ नहीं होगी कि इतने आदमी इंडियन वफ्द के साथ पाकिस्तान आए थे, अब वो कहाँ हैं? जेडी ने हंसते हुए कहा, सर यही तो इस बार हम कमाल कर रहे हैं। हमारे आदमी वफ्द के साथ सिंध के शहर हैदराबाद जाएंगे, वहाँ मंदिर पर अपने हिंदू साथियों के पास ठहर जाएंगे, लेकिन वहाँ से भेस बदलकर शहर के अंदर दाखिल होकर अचानक मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों को गोलियों से भूनकर अफरा तफरी फैला देंगे और चुपके से वापस मंदिर में आ जाएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी ये कत्लेआम हिंदुस्तान से आए हुए हिंदू ज़ायरीन ने किया है और यूं ये लोग आराम से वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे। रेहान ने दिल में जेडी को बुरा भला कहा और ऊपर से कहा, ठीक है मैं समझता हूँ, इससे हमारा मकसद पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में बदअमनी फैलाना है। अच्छी स्कीम है। ये लोग किस रोज़ रवाना हो रहे हैं? क्योंकि मैं इन्हें अपनी निगरानी में बॉर्डर क्रॉस करवाना चाहता हूँ। जेडी ने कहा, सर परसों शाम को हिंदुओं का वफ्द पाकिस्तान जाएगा। हमारे 6 कमांडोज तकरीबकार भी इसमें शामिल होंगे। मैं इन्हें इसी कोठी से निकालूंगा। रेहान ने दिल में कहा, बदबख्त, ये 6 लानती कभी पाकिस्तान तबाही फैलाने के लिए दाखिल नहीं होंगे। रेहान ने कांग्रेसी टोपी अपने सर पर रखी और उठते हुए कहा, ओके जेडी, 15 मैं परसों दोपहर के बाद यहाँ पहुँचूंगा। मैं चाहता हूँ कि इन्हें अपने सामने रुखसत करूँ। जेडी बोला, जरूर सर, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। रेहान वहाँ से निकल के बस में सवार हुआ, आगे जाके टैक्सी ली, सीधा समंदर वाले बंगले पर आया। आते ही इसने मिशकाली और इमरान को सारी स्कीम बता दी। इमरान ने कहा, इस दफ़ा भी हमें इन 6 के 6 हिंदू कमांडोज तकरीबकारों को पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले ख़त्म करना है, क्योंकि अगर इन्हें पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद मारा गया तो हिंदुस्तान एहतजाज करेगा कि हमारे ज़ायरीन को पाकिस्तान में कत्ल कर दिया गया। रेहान ने मिशकाली की तरफ देख के कहा, ये काम भी मिशकाली ही कर सकती है। क्यों मिशकाली बहन? मैं ठीक कह रहा हूँ। मिशकाली ने कहा, क्यों नहीं, अभी कोई स्कीम तैयार करते हैं, फिर इन तकरीबकारों की गर्दनें उड़ाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। शाम तक इमरान, रेहान और मिशकाली ने काफ़ी देर तक गौर व फिक्र के बाद एक स्कीम तैयार की। इसके बाद इमरान और रेहान खाना खा के सो गए। मिशकाली कल रात की तरह इनके कमरों के बाहर पहरा देने लगी। पहरा इसलिए ज़रूरी था कि रेहान के फिर से अगवा होने या कत्ल किए जाने का ज़बरदस्त खतरा था। रात बड़ी तारीख थी। इस रात चांद नहीं निकला था। समंदर भी रात की तारीकी में घुल मिल गया। गैलरी से मिशकाली को समंदर की सतह बिल्कुल स्याह नजर आती थी। मिशकाली गैलरी में रखी कुर्सी पर बैठी थी। फिर इसने उठ के टहलना शुरू किया। टहलते टहलते वो नीचे गई। गैरेज का तहखाने वाला दरवाजा बंद था, इस पर ताला लगा था। अंदर से एक बार भी बदरूहों की चीखों की आवाज़ नहीं आई। इमरान ने टेप रिकॉर्ड को बंद कर दिया था। अब बदरूहों की आवाज़ें कैसे आती? मिशकाली टहलते टहलते बंगले के गेट से निकलकर इस रेतीले वीरान अंधेरे रास्ते पर आ गई जो दूर समंदर किनारे सड़क की तरफ जाता था। मिशकाली गेट से चंद कदमों के फासले पर रुक कर ट्रक को अंधेरे में देख रही थी कि इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने टॉर्च चलाकर जल्दी से बुझा दी हो। मिशकाली की आंखें अपने आप ऐसे खुल गईं जैसे जंगल के अंधेरे में भूखे शेर की आंखें शिकार की पूछ होकर खुल जाती हैं।
ایک بار پھر ویسے ہی ٹارچ کی روشنی جلا کر بجھائی گئی تو مشکاری سڑک کی طرف بڑھی. اسے یقین تھا کہ ریحان کو قتل کرنے والے سیاہ پوش قاتل آ گئے. وہ تیز تیز چلتی سڑک کے کنارے والے ناریل کے درختوں میں آ کے رکی اور سے تاریکی میں آنکھیں کھول کر اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں اس کے اندازے کے مطابق ٹارچ کی روشنی ہوئی تھی. آخر وہ کون تھا؟ کیا یہ سیاہ پوش قاتل تھے؟ یہ جاننے کے لیے عمران سیریز کی اگلی جلد یعنی جلد نمبر 9 کھوپڑی اور سانپ ضرور سماعت کریں.